वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले दो लोगों के यहाँ पर नाम अनाउंस करना चाहूँगा। एक है मोनिका। इनका नाम मैं इसलिए यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि जो भी यहाँ पर हमारे वीडियोस आ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री का हो गया, चाहे ज्योग्राफी का, या फिर 780 पेजेस का जो वीडियो आ रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो पीडीएफ है उसका, सो उसमें जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके आंसर ये ज़रूर करती हैं। दूसरा यहाँ पर आकांक्षा गुप्ता ने एक यहाँ पर कमेंट किया था प्रीवियस वीडियो में हिस्ट्री के, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए। सो इनकी इस रिक्वेस्ट को मानते हुए आज से जो हमारा ये वाला वीडियो रहेगा इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको बढ़े हुए मिलेंगे। इसके अलावा एक नाम और है, ये क्यूट बेबी करके एक सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने यहाँ पर लिखा था कि जो 780 पेजेस वाला है पीडीएफ उसको सर और ज़्यादा एलेबोरेट कर दीजिए। सो देखिए, वो 780 पेजेस अपने आप में सफिशिएंट है, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद भी जहाँ कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आई एम ऑलरेडी डूइंग इट, बट फिर भी आपका जो सजेशन है उसको यहाँ पर मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में, जो आज एक और वीडियो आएगा उसका, तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें जो है उसके अंदर इंक्लूड की जाएँ। इसके अलावा एक रचना गौतम है, इन्होंने 780 पेजेस वाले में थैंक यू बोला है, उनको ये वीडियो पसंद आया है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों को ये वाले वीडियोस पसंद आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आज जो है स्टार्ट करते हैं। कुमारी सीमा ने भी यहाँ पर कमेंट किया था ज्योग्राफी वाला जो वीडियो था। ठीक है, सो यहाँ पर उन्होंने जो है एक आंसर पे कमेंट किया था और ये बहुत अच्छा है। मतलब जब आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं तो उस मोमेंट पर आप सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, आप खुद से उसको ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, कुछ एक 10 सेकंड 15 सेकंड उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने दिमाग में एक बार चला कर देखिए। चला कर देखिए का मतलब ये है कि आप उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए। देखिए कि आप कितना उसके बारे में, अभी सडनली अगर आप बात चल रही है तो आप उसके बारे में कितना कुछ जानते हैं। अगर आप जानते हैं दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका अपना है, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे उसके बाद भी। ठीक है, इसके अलावा सक्सेस विद अजय, इन्होंने कमेंट किया था ज्योग्राफी वाले उसमें वीडियो में, तो उनके लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ ये वाले वीडियोस देखते रहें और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो पहली बार आया है और अभी तक उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। अब ये जनपद है, दुर्ग है, मित्र है, या फिर ये है आपका कोश। तो अगर हम बात कर रहे हैं सप्तांग सिद्धांत की, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की, तो इसमें 7वां अंग कौन सा है, मित्र है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आएगा। मित्र को क्या बोला जाता है, राज्य के कान बोला जाता है। ठीक है, या फिर सॉरी, राजा के कान, राजा के कान से रिलेटेड है ये जो मित्र या फिर सुहद इसको कहा जाता है, सुहद या फिर मित्र। ठीक है, ये क्या है आपका, राजा के कान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी तुलना प्रिंस ऑफ मैकियावेली से की जा सकती है। कालिदास का महावलिका मित्रम करके है, या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वात्सायन का कामसूत्र है, तिरुवल्लुर का तिरुकुरल है। तो कौन सा है जिसकी जो कंपैरिजन है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल में डिमेकस जो था वो हिंदुस्तान आया था। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, बिंदुसार का था, अशोक का था, या फिर कनिष्क का था। सो सबसे पहली चीज़ ये कि भाई पता कहाँ से चलता है और ये डिमेकस या फिर डाइमेकस ये था कौन। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सीरिया के जो राजा थे उसका नाम क्या था आपका, एंटीयोकस। ठीक है, अब ये जो सीरिया का राजा था एंटीयोकस, इसने डिमेकस या फिर डाइमेकस नाम का इसका एक राजदूत था, उसको भेजा कहाँ था, बिंदुसार के राज्यसभा में इसको भेजा था। ठीक है, और वो जो था उसने मेगास्थनीज का स्थान लिया था। किसको इसने रिप्लेस करा था, मेगास्थनीज को।
ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, बिंदुसार, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर आएगा। अब ये सारी चीज़ जो हमें पता चली है कि एंटियोकस का मतलब एंटियोकस ने ये राजदूत भेजा था बिंदुसार के राज दरबार में, डिमेकस या फिर डाइमेकस नाम का, जिसने मेगास्थेन्स को रिप्लेस किया था। ये सब कुछ हमें पता कहाँ से चलता है, ये पता चलता है स्ट्रैबो इनके अनुसार, ठीक है, स्ट्रैबो के अनुसार ये सारी चीज़ है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए। ये कुप्रहार जो स्थल है, ये कुप्रहार नहीं है, ये कुम्र है, कुम्रहार स्थल है, ठीक है। सो कुम्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। अब ये वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या फिर श्रावस्ती। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि पाटलिपुत्र। अब अगर हम बात करें कुम्रहार, ये स्थल कहाँ पर लोकेटेड है, तो पटना के पास में ये है, यानी कि पटना या फिर पाटलिपुत्र कहें प्राचीन काल में, तो उसके पास में दो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। एक है आपका बुलंदी बाग और दूसरा है आपका कुम्रहार। ये दो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनकी जब खुदाई हुई थी तो वहाँ से मौर्य काल के जो लकड़ी के विशाल भवन थे, इसके अवशेष देखने को मिले। तो ये अवशेष किसके थे, लकड़ी के विशाल भवन के, ठीक है, लकड़ी के जो विशाल भवन थे उसके अवशेष यहाँ से देखने को मिले। और ये सारी चीज़ें हमें पता किसके थ्रू चली, किसने इस फैक्ट को सामने लेके आया, तो वो थे आपके स्पूनर, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। चलो, अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में भी आपसे यहाँ पर यही पूछा गया है कि बुलंदी बाग ये प्राचीन स्थान था कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती या फिर बनारस। सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि पाटलिपुत्र। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। अब ये हर्ष थे, स्कंदगुप्त थे, ये विक्रमादित्य थे या फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है, किससे प्रमाणित होता है, ये ग्रीक विवरणों से प्रमाणित होता है, ये रुद्रदामन के जो जूनागढ़ शिला अभिलेख है उससे प्रमाणित होता है, जैन परंपरा से, या फिर ये अशोक के स्तंभ लेख से। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, यानी कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उसमें इस चीज़ का वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। 317 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 305 या फिर 300 ईसा पूर्व में। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। अब ये अशोक थे, अकबर थे, रणजीत सिंह थे या फिर शिवाजी। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आप अगर नहीं भी अगर आपने पढ़ा है इतिहास के बारे में, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अशोक का नाम किसी ने ना सुना हो ये लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। और जब यहाँ पर बात हो रही है कि सहिष्णुता, उदारता और करुणा
के त्रिविध आधार पर किसने राजधर्म की स्थापना करी, तो अशोक के अलावा दूसरा कोई नाम हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, अशोक, यानी कि ऑप्शन ए। आपने अशोक के बारे में ये ज़रूर सुना होगा कि अशोक ने धम्म सिद्धांत दिया था। धम्म का मतलब क्या था, ये ऐसे नैतिक नियम थे जो हर कोई यहाँ पर फॉलो कर सकता था। इसका किसी भी रिलीजन से कोई मतलब नहीं था, किसी संप्रदाय विशेष से कोई रिलेशन नहीं था। ये सिंपल मानवता पर बेस्ड थे, यानी कि सहिष्णुता, उदारता और करुणा पर बेस्ड थे, और इसी को अशोक का धम्म कहा गया है, अशोक का धम्म सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों की। तो अशोक के अभिलेखों को बेसिकली 3 तरीके से कैटेगराइज करा जा सकता है। पहला आता है आपका जिसमें हम बात करते हैं शिलालेख की, और ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। दूसरा है आपका स्तंभ लेख, और तीसरा जो है जिसमें हम बात करते हैं किसकी, गुहा लेख की। तो एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे शिलालेख से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा अभिलेख था जिसके अंदर दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो ये तृतीय मुख्य शिलालेख था, द्वितीय मुख्य शिलालेख था, या फिर ये नवा मुख्य शिलालेख था, या फिर प्रथम स्तंभ शिलालेख था। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि द्वितीय मुख्य शिलालेख। ठीक है, अब इसमें जो था इस शिलालेख में चोल, पांड्या, केरलपुत्र, ये जितने भारतीय राज्य थे इनका उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने, या फिर धन्वंतरी ने। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, अशोक। अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक की प्रसिद्धि इसलिए नहीं है कि उसने युद्ध जीते या फिर वो इतना बड़ा राजा था, इतना बड़ा उसका एम्पायर था, बल्कि इसलिए है कि वो एक बहुत ही मतलब एक टाइम था जब कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसके बाद से उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया, उसने तलवार उठाना बंद करा, और उसने लोगों का दिल जीतना, परोपकारी काम करना, लोगों की भलाई के लिए, ना सिर्फ लोगों की बल्कि जो जीव जंतु है, प्रकृति के हर एक प्राणी के बारे में उदारता का जो दृष्टिकोण रखा, उसकी वजह से आज उसका इतना नाम है, और आज भी हम उसको एक अच्छे राजा के दृष्टि से देखते हैं इतने सालों के बाद भी। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें कि अब मनुष्यों के लिए क्या करा, तो मनुष्यों के लिए भाई अस्पताल खुलवाए, औषधि बाग खुलवाए, पशुओं के लिए उसने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जो मतलब सब कुछ जो था वो मानवता के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ही था कि अगर आप इंसान हैं तो किसी का अहित ना करें। इसके लिए एक धम्म की स्थापना, जो भी हम बात भी कर रहे थे उसकी, तो उसको उसने पूरा इस्टेब्लिश किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। अब ये अशोक के अभिलेख में मिलता है, दीपवंश में मिलता है, महावंश में मिलता है, या फिर दिव्यावदान में मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, दीपवंश और महावंश। ये दोनों जो हैं ये सिंगली अनुश्रुतियां हैं, और इन्हीं से पता चलता है कि जो तीसरी बौद्ध सभा हुई थी जिसमें जिसकी अध्यक्षता जो थी वो मोगलीपुत्र तिस्सु ने की थी। ठीक है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें कि ये अशोक के टाइम पीरियड में हुई थी, और मोगलीपुत्र तिस्सु जो थे वो इसमें अध्यक्ष रहे थे। पाटलिपुत्र में ये पूरी जो थी सम्मति ये हुई थी। तो ये सब कुछ जो हमें पता चलता है ये दीपवंश और महावंश से पता चलता है, जो कि सिंगली अनुश्रुतियाँ हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको कोड चूज करना था, तो कोड हमारा क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रज्जुक के बारे में कि ये रज्जुक जो थे ये कौन थे। अब ये चोल राज्य में व्यापारी थे, ये मौर्य शासन के अधिकारी थे, या फिर ये गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग था, या फिर ये शक सेना के अधिकारी थे। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, यानी कि मौर्य शासन में अधिकारी। अब जो ये रज्जुक हैं इनके बारे में वर्णन कहाँ से मिलता है, जो अशोक के अभिलेख हैं उससे पता चलता है कि रज्जुक नाम के अधिकारी मौर्य साम्राज्य में हुआ करते थे। जो चौथा स्तंभ लेख है उसमें अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास जो है वो प्रकट कर गए हैं, और उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि जिस प्रकार माता पिता योग
धात्री के हाथों में बच्चों को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति अगर आज की डेट में हम बात करें तो ये जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ऐसे ही उस टाइम पर रज्जुक हुआ करते थे। तो अशोक ने यहाँ पर वही चीज़ कही है कि भाई मैंने जो है रज्जुकों में इतना ज़्यादा विश्वास रखा हुआ है कि पूरी ग्रामीण जनता के लिए मैंने अपॉइंट किया है रज्जुकों को, और ये जो है उनकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। और रज्जुकों को राजस्व और न्याय दोनों के अधिकार यहाँ पर दिए गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर पूछा गया है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या फिर कनिष्क ने? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि अशोक ने। अच्छा, जो ये सारनाथ स्तंभ था या दूसरे स्तंभ थे, इन सब का निर्माण किससे हुआ है? ये चुनार के बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, चुनार के बलुआ पत्थर से इन सब का निर्माण हुआ है। दूसरी चीज़, अशोक ने इसका अब बात करते हैं आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती को, बरहूत को, सांची को या फिर सारनाथ को? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आएगा। सांची वाले स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। कहाँ पर ये लोकेटेड है? रायसेन जो डिस्ट्रिक्ट है आपका एमपी का, यहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये दो चीज़ तो याद रखनी है कि अशोक ने इसका निर्माण करवाया था और ये जो है आपका रायसेन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इस स्तूप का आरंभिक काल जो था वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट है, इसके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, बरहूत जो ये स्तूप है ये भी आपका महाराष्ट्र में ही, मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सतना में, सतना डिस्ट्रिक्ट में ये है लोकेटेड। और सांची और बरहूत इन जो ये स्तूप थे इनकी खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिर्घम ने करी थी। तो कनिर्घम का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। चाहे हम सांची की बात करें या फिर हम बात करें बरहूत की, दोनों को खोजा किसने था? अलेक्जेंडर कनिर्घम ने। आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल पर जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए, और जो भी आपका सजेशन फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।